हेलो दोस्तों, मैं रोहित देवांगन, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक लाइसेंसिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं औद्योगिक नीति, या इसको अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं। तो ये औद्योगिक नीति क्या है, इसके बारे में पहले देखते हैं। औद्योगिक नीति का अर्थ सरकार के उन निर्णयों एवं घोषणाओं से है जिसमें उद्योगों के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है। उद्योग से संबंधित जो भी नीति सरकार बनाती है, उनका जो उल्लेख होता है, इसके लिए जो भी निर्णय या घोषणाएं की जाती हैं, ये सब औद्योगिक नीति के अंतर्गत आता है। सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति से उस देश के औद्योगिक विकास के जिन तथ्यों का पता चलता है, वे हैं औद्योगिक विकास की कार्य योजना एवं कार्य योजना की रणनीति क्या होगी। दूसरा, औद्योगिक विकास में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भूमिका क्या होगी। तीसरा, औद्योगिक विकास में विदेशी उद्यमियों एवं विदेशी पूंजी निवेश की दिशा क्या होगी। ये सब जो है औद्योगिक नीति में शामिल रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक 6 बार औद्योगिक नीति का निर्माण किया जा चुका है। सर्वप्रथम 1948 में औद्योगिक नीति बनाई गई, उसके बाद 1956 में, फिर 1977 में, फिर 1980 में, उसके बाद 1990 तथा छठवां औद्योगिक नीति 1991 में घोषित की गई। वर्ष 1948, 1956 एवं 1991 की औद्योगिक नीतियाँ वास्तव में औद्योगिक नीति हैं, जबकि वर्ष 1977, 1980 एवं 1990 की नीतियाँ तीव्र औद्योगिक विकास के लिए विस्तृत दिशा निर्देश मात्र थे। उद्योगों के समुचित विकास के बिना देश के आर्थिक विकास को गति देना संभव नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का भावी विकास तेज गति से बढ़ते उद्योगों के मजबूत कंधों पर आधारित है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतियाँ। भारत की महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतियाँ इस प्रकार है। पहला औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई। दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति है 30 अप्रैल 1956 को घोषित औद्योगिक नीति। और तीसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति है 24 जुलाई 1991 को घोषित हुई। तो पहले देखते हैं औद्योगिक नीति 1948। इसका प्रस्तुतिकरण तिथि है 6 अप्रैल 1948। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति है यह। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जो तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहे हैं। औद्योगिक नीति 1948 का उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। और इस श्रेणी में औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों की 4 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में शामिल थे, इस श्रेणी में अस्त्र शस्त्र का निर्माण, दूसरा परमाणु शक्ति का उत्पादन एवं नियंत्रण, तीसरा रेल परिवहन का स्वामित्व। इसका नियंत्रण, प्रथम श्रेणी में शामिल उद्योगों का नियंत्रण सरकार का एकाधिकार या पूर्ण नियंत्रण था। द्वितीय श्रेणी, इसमें 6 उद्योगों को शामिल किया गया था। कोयला उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, हवाई जहाज एवं जहाज निर्माण, टेलीफोन एवं वायरलेस निर्माण, खनिज तेल उद्योग। इस द्वितीय श्रेणी के उद्योगों में नियंत्रण निजी औद्योगिक इकाइयों के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर 10 वर्ष बाद राष्ट्रीयकरण का प्रावधान किया गया था। तृतीय श्रेणी के उद्योग, इसमें 18 उद्योगों को शामिल किया गया था, जिसमें आधारभूत एवं उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित उद्योग जैसे सीमेंट उद्योग, ऑटोमोबाइल, चीनी, नमक, कागज एवं सूती वस्त्र शामिल थे। तृतीय श्रेणी के उद्योगों पर नियंत्रण निजी क्षेत्र एवं का था, परंतु सरकारी नियंत्रण के अधीन। चतुर्थ श्रेणी के उद्योग, चतुर्थ श्रेणी में से सभी उद्योगों को शामिल किया गया था, जिस पर नियंत्रण सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित और विकसित की गई। दूसरा औद्योगिक नीति 1956 के बारे में अब अध्ययन करते हैं। औद्योगिक नीति 1956 का प्रस्तुतिकरण तिथि 30 अप्रैल 1956 है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इसके प्रस्तुतकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। औद्योगिक नीति 1956 का उद्देश्य,
आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास के योगदान को बढ़ावा देना। दूसरा, सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों का विस्तार करना। तीसरा, भारी उद्योगों का विकास करना। आय एवं संपत्ति के वितरण की विषमताओं को कम करना। लघु एवं कुटीर उद्योगों को उच्च प्राथमिकता देना। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। निजी एकाधिकार की स्थापना को नियंत्रित करना। औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में 17 उद्योगों को शामिल किया गया, जिसमें हथियार, गोला बारूद, परमाणु शक्ति, लौह इस्पात, विद्युत एवं भारी मशीनें शामिल हैं। इस पर नियंत्रण सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहा। द्वितीय श्रेणी में 12 उद्योगों को शामिल किया गया, जिसमें एल्यूमिनियम, उर्वरक, एंटीबायोटिक एवं अनिवार्य दवाएं, सड़क व समुद्री परिवहन एवं मशीन यंत्र शामिल हैं। इस पर नियंत्रण निजी क्षेत्र का था, परंतु धीरे धीरे सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया। तृतीय श्रेणी में शेष सभी उद्योगों को शामिल किया गया और इसमें नियंत्रण पूर्णतः निजी क्षेत्र की सूझबूझ तथा साहस पर निर्भर रहा। औद्योगिक नीति 1991 सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति 1991 की है, जिसमें आर्थिक सुधार के विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल किया गया था। इसका प्रस्तुतिकरण तिथि है 24 जुलाई 1991। प्रस्तुतकर्ता श्री पी.वी. नरसिंह राव रहे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इनके आर्थिक सलाहकार एवं वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र में परिवर्तन किए गए, उनमें सर्वाधिक परिवर्तन औद्योगिक नीति के अंतर्गत किए गए, क्योंकि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं बाजारीकरण, जिसे एलपीजी पॉलिसी भी कहा जाता है, नई आर्थिक नीति के आधार स्तंभ थे। वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक नीति से ही संबंधित थे। महत्वपूर्ण परिवर्तन या बदलाव। औद्योगिक नीति 1991 के क्रियाशील या प्रभावशील होने के उपरांत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में, एमआरटीपी एक्ट में, सार्वजनिक क्षेत्र में, विदेशी निवेश के क्षेत्र में, विदेशी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो जो परिवर्तन या बदलाव आए उसमें से पहला है औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन। औद्योगिक लाइसेंसिंग का अर्थ। औद्योगिक लाइसेंस का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत बिना केंद्र सरकार की अनुमति के न तो कोई नई औद्योगिक इकाई स्थापित की जा सकती है और न ही उसमें भारी विस्तार किया जा सकता है। भारत में औद्योगिक लाइसेंस की शुरुआत 1991 से की गई थी, जिसे लगातार उदार बनाने की प्रक्रिया जारी रही। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत 18 उद्योगों को 18 उद्योग जिसमें सुरक्षा, पर्यावरण, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, इनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया। वर्तमान में केवल 5 ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो हैं एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, दूसरा तंबाकू एवं उससे निर्मित सिगरेट, सिगार एवं अन्य वस्तु, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित रसायन, चौथा विस्फोटक पदार्थ एवं दिया सलाई और पांचवा जोखिम वाले रसायन, जो खतरनाक रसायन की श्रेणी में आते हैं। औद्योगिक नीति 1991 के लागू होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम अर्थात एमआरटीपी एक्ट 1969 में। इस अधिनियम की स्थापना निजी क्षेत्र में एकाधिकारी शक्ति एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार का अध्ययन करना था। स्थापना की प्रक्रिया। एमआरटीपी एक्ट 1969 अप्रैल 1964 में 5 सदस्यीय एकाधिकारी जांच आयोग की स्थापना की गई। आयोग के अध्यक्ष श्री के.सी. दास गुप्ता, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, नियुक्त किए गए। आयोग द्वारा 30 अक्टूबर 1965 को रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की गई। आयोग की सिफारिश पर संसद द्वारा दिसंबर 1969 को एमआरटीपी एक्ट पारित किया गया, जिसे 1 जून 1970 को लागू किया गया। एमआरटीपी एक्ट कंपनी की संपत्ति सीमा रुपये 20 करोड़ थी, जिसे 1985-86 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वी.पी. सिंह ने बढ़ा करके 100 करोड़ रुपये कर दिया। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमआरटीपी एक्ट
1969 बेकार हो गई, क्योंकि अब MRTP कंपनी की संपत्ति सीमा समाप्त कर दी गई। अब वे नए उद्यम लगाने, विलय करने या विस्तार करने एवं अधिग्रहण की योजनाओं को बिना सरकारी अनुमति के लागू कर सकते हैं। साथ ही बिना सरकार की अनुमति के लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में प्रवेश भी कर सकती हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का गठन। अक्टूबर 1999 में SBN राघवन की अध्यक्षता में सरकार ने प्रतिस्पर्धा नीति एवं कानून समिति CCI का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 22 मई 2000 को सरकार को सौंपी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में MRTP एक्ट 1969 तथा MRTP कमीशन समाप्त करने तथा उसके स्थान पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की स्थापना की सिफारिश की, जिसके फलस्वरूप कंपटीशन एक्ट 2002 पारित हुआ और 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का गठन हुआ। CCI अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख कार्य: पहला, भारतीय बाजारों में एकाधिकारी प्रवृत्तियों को रोकना तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और उसे बनाए रखना। दूसरा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। तीसरा, प्रतिस्पर्धा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना। चौथा, बाजार में प्रवेश करने वाली नई फर्मों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। ये 4 प्रमुख उद्देश्य CCI के थे, अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख कार्य थे। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव आया औद्योगिक नीति 1991 के लागू होने के बाद महत्वपूर्ण बदलाव आया सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अपनाने के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित 17 उद्योगों में निजी क्षेत्रों के प्रवेश को अनुमति दे दी, अर्थात जो उद्योग सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे उसमें निजी क्षेत्र प्रवेश ले सकते थे। तथा 1991 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों की संख्या घटकर मात्र 8 बची। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या में समय समय के साथ कमी की जाती रही है। वर्ष 1999 तक 4 सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योग थे, किंतु 2001 में रक्षा क्षेत्र में 26% तक विदेशी पूंजी निवेश के साथ निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। वर्तमान में मात्र 3 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग शेष हैं, जिसमें पहला है परमाणु ऊर्जा, दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा निर्गत आदेश के अंतर्गत विशिष्ट उत्पाद आइसोकाइनेट्स तथा डाइसोकाइनेट्स आते हैं। चौथा, परिवर्तन। औद्योगिक नीति 1991 के लागू होने के बाद चौथा परिवर्तन आया, विदेशी निवेश में परिवर्तन। उच्च प्राथमिकता प्राप्त 34 उद्योग अर्थात वे उद्योग जिनमें अत्यधिक निवेश एवं उन्नत प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है, उनके लिए यह सुनिश्चित किया गया कि उनमें 51% इक्विटी मूल्य तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई एवं विदेशी निवेशकों के संबंध में सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। पांचवा परिवर्तन, विदेशी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में बिना किसी रुकावट के विदेशी प्रौद्योगिकी अनुबंधों के संबंध में स्वीकृति दे दी जाएगी, परंतु एक मुश्त भुगतान की अधिकतम राशि ₹1 करोड़ ही होगी। अनुबंध 10 वर्ष या उत्पादन के शुरू होने से 7 वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य होगा। निष्कर्ष: इस प्रकार से भारत की औद्योगिक नीतियाँ समय समय पर बनाई गई एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की गई, जो भारतीय उद्योगों का विकास एवं देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भूमिका निर्धारित की हैं। अतः औद्योगिक नीति भारत के आर्थिक विकास के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत आवश्यक रहा है, उसका बहुत अच्छा योगदान रहा है। धन्यवाद।